मुद्दे पर आते हैं। जब बात होती है आदिवासी समुदायों की, तो आखिर हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हैं भील, जिनकी आबादी है 1.7 करोड़। बहुत बड़ी संख्या है ये। उनके ठीक बाद आते हैं गोंड और फिर संथाल। और याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये अपने आप में विशाल और धड़कती हुई संस्कृतियां हैं। अच्छा, तो इन विशाल समुदायों में जो सबसे बड़ा है वो है भील समुदाय। ये लोग आपको मिलेंगे कहाँ? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के दिल में। और हाँ, उनकी संस्कृति से जुड़ा एक छोटा सा प्यारा सा फैक्ट, उनके जो पारंपरिक घर होते हैं ना, उनका एक खास नाम है कू। तो ये तो हो गई एक बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा जूम इन करते हैं ना, इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को और करीब से समझने के लिए चलिए चलते सीधे हिमालय की गोद में बसे एक राज्य की ओर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले मिलते हैं वहां की सबसे बड़ी जनजाति थारू से। और देखिए, इनके नाम के पीछे की कहानी कितनी दिलचस्प है। थारू का शाब्दिक अर्थ है मदिरा का सेवन करने वाला। है ना कितना अनोखा नाम। लेकिन बात सिर्फ नाम तक ही नहीं रुकती। थारू समुदाय की अपनी एक अलग ही पहचान है। मिसाल के तौर पर वे दिवाली को गोठ के रूप में मनाते हैं। वे अपनी जड़ें प्राचीन किरात वंश से जोड़ते हैं और वे सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी बसे हुए हैं। और देखिए, उत्तराखंड के अंदर ही हमें दो एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं। एक तरफ है विशाल थारू समुदाय और दूसरी तरफ है राजी, जो राज्य का सबसे छोटा आदिवासी समूह है। ये अपने आप में विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब मिलते हैं जौनसारी जनजाति से, जिनकी पहचान उनकी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनका मानना है कि वे कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महान पांडवों के वंशज हैं, और ये विश्वास आज भी उनकी संस्कृति की नींव है। और ये बात तो वाकई दिलचस्प है। जौनसारी लोगों का 98% हिस्सा सिर्फ एक ही जिले देहरादून में रहता है। और उनकी सांस्कृतिक प्रथाएं भी उतनी ही अनूठी हैं, जैसे कि बहुपतित्व की परंपरा, जो आज भी उनके समाज का एक हिस्सा है। तो उत्तराखंड की इस गहरी पड़ताल के बाद चलिए अब फिर से जूम आउट करते हैं और पूरे भारत के कुछ दूसरे राज्यों में बसी जनजातियों की एक फटाफट झलक देखते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के दिल से, यानी मध्य भारत से। खनिजों से भरपूर झारखंड जो है, वो संथाल, मुंडा और उरांव जैसे समुदायों का घर है। और वहीं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भील और गोंड के साथ साथ कोल और बैगा जैसी प्राचीन जनजातियां भी रहती हैं। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, रेगिस्तानों और किलों की भूमि राजस्थान, जहां मीणा, भील और सहरिया समुदाय बसते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि मीणा जनजाति को अक्सर सबसे शिक्षित जनजातियों में गिना जाता है। और अब यहां से सीधे दक्षिण में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में, जहां हमें आकर्षक टोडा जनजाति मिलती है। चलिए अब थोड़ा ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर में सिक्किम लेप्चा लोगों का घर है और अरुणाचल की खूबसूरत जीरो वैली में आपतानी जनजाति रहती हैं। और अगर पश्चिम में देखें तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी और बकरवाल समुदाय हैं, जो मौसम के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, एक घुमंतू पशुचारण वाली जीवन शैली जीते हैं। हमारी इस छोटी सी यात्रा का आखिरी पड़ाव है दक्षिण भारत। मसालों के बागानों के बीच केरल में मोपला और इरुला जैसे समुदाय रहते हैं, और कर्नाटक में चेंचू और कुरुवा जनजातियां सदियों से वहां की जमीन का हिस्सा रही हैं। सच कहूं तो ये भारत की विशाल आदिवासी दुनिया की बस एक छोटी सी झलक भर है। अच्छा, अब इस बड़ी तस्वीर को पूरा करने के लिए आइए कुछ ऐसे दिलचस्प सांस्कृतिक और ऐतिहासिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं, जो इन समुदायों की कहानियों में और भी गहरे रंग भरते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। देखिए, सभी जनजातियों की जड़ें एक जैसी नहीं हैं। दक्षिण भारत की ज्यादातर जनजातियां प्राचीन द्रविड़ वंश की हैं, लेकिन वहीं नीलगिरी की टोडा जनजाति भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन क्षेत्र के लोगों से संबंध दिखाती है। ये भारत में माइग्रेशंस के जटिल इतिहास की तरफ इशारा करता है। हर जनजाति के पास सुनाने के लिए अपनी एक यात्रा की कहानी है। नारीखुरवा समुदाय को ही ले लीजिए। ये मूल रूप से राजस्थान और पंजाब के घुमंतू लोग थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में मध्यकाल के दौरान इन्होंने मध्य एशिया की ओर एक बहुत लंबा सफर तय किया। और कुछ कहानियां तो हमारी आंखों के सामने ही लिखी जा रही हैं। चकमा और हाजोंग समुदाय, जो कभी बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर भारत आए थे, उन्होंने एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने